Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss important article of newspaper. आखिर क्यों देख रहे हैं पहाड़ों के जंगल। तो हाल ही में देखने के लिए मिला था किस तरह से उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई। जिस नैनीताल के जंगलों में आग लग गई देखने के लिए मिलता है किस तरह से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो 2023 में उत्तराखंड के जंगलों में जो घटनाएं हुई थी वो 85 बार हुई थी। लेकिन यह लगातार बढ़ती गई है जिसके कारण 300% तक इजाफा हुआ है। अगर हम उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल के देखें तो वहां पर 38,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल है जो कि फॉरेस्ट एरिया है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 71% हिस्सा है। यहाँ पर इस बड़े एरिया में आग जैसे जंगलों में आग लगना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आग के कारण विजिबिलिटी जो होती है वो बेहद कम हो जाती है। अगर हम विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ी बाल्टियों से पानी ले जाना, तो वह भी एक बहुत जोखिम भरा कार्य हो जाता है। किस तरह से उनको पूरा किया जाए। उसके अलावा जब हम आग लगने के कारण देखते हैं तो हमें 4 कारण पता चलते हैं। शुष्क मौसम का होना, मानवीय गतिविधियों के कारण, पर्या जलवायु परिवर्तन तथा बिजली के गिरने के कारण। लेकिन जब प्राकृतिक रूप से जंगल में आग लगती है तो पेड़ पौधे को उससे निपटने का तरीका मालूम होता है, किस तरह से पेड़ की छाल उनका बचाव करती है तथा कुछ समय के बाद जंगल फिर से फलने फूलने लगते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंसानों के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां देखने के लिए मिलती है, क्योंकि नैनीताल झील और भीष्मताल झील के पानी का प्रयोग कर नैनीताल जिले में पर्वतीय क्षेत्र में जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है। जो कि वहां पर कुछ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिसके माध्यम से इस आग को लगाया गया था। जंगल में लगने वाली आग से को लगाने वाले अपराधियों के विरुद्ध कड़े कानून होना तथा उन्हें दंड के प्रावधान होना अनिवार्य था कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लो ऑर्बिटल सैटेलाइट के प्रयोग से या फिर दूरबीन या कैमरे के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है कि किस एरिया को आग से संबंधित है, इस प्रकार की समस्याएं तो नहीं है। उसके अलावा अलार्म सिस्टम या फिर जो आम जाति या फिर जो आम लोग वहां पर रहते हैं उनके माध्यम से इन चीजों के लिए कुछ जागरूकता और कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जब हम गढ़वाल और कमाऊ की बात करते हैं तो यहाँ देखने के लिए मिलता है कि यहाँ क्षेत्र में गढ़वाल के क्षेत्र में कमाऊ, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग है, जिसके में फिलहाल आग लगने की घटनाएं निरंतर होती रहती है। यहाँ में देखने के लिए मिलता है इसका एक कारण है चीड़ के पेड़ों का वहां होना, क्योंकि चीड़ के पेड़ों से निकलने वाला लीसा नामक तरल पदार्थ पेट्रोल की तरह काम करता है और वह तेजी से फैलता है। चीड़ के पत्ते चीड़ के पेड़ विशेष रूप से शुष्क या सूखे जंगलों भूमि में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पानी की जरूरत नहीं होती। लेकिन वह मिट्टी की पकड़ को ढीला कर देते हैं और पानी के स्रोत को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। गर्मी में इनकी पत्तियां बहुत तेजी से आग पकड़ती है, क्योंकि यह सूख जाती है, जिसके कारण आग लगने के कार्य और बढ़ जाते हैं। यह मौसम पहाड़ों पर खेती की साफ सफाई का होता है, उसी टाइम पर पतझड़ का मौसम होता है, उसी टाइम पर इस प्रकार के सारे जो सामान होता है उसको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसके कारण आग लग जाती है और हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती चली जाती है, जो जैव विविधता, कीट पतंगों या फिर वहां रहने वाली प्रजातियों को समाप्त कर देते हैं। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो चीड़ और पिरूल की अहम भूमिका को देखते हुए काफी समय से पहाड़ों में बांज के पेड़ लगाने की मांग उठ रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बांज के पेड़ की बात करते हैं तो यह उत्तराखंड में समुद्री तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो वायुमंडल से नमी खींचकर भूमि तक पहुंचाता है। इसी कारण बांज जहां जहां पाए जाते हैं वहां पानी की भरपूर मात्रा होती है। प्राकृतिक असंतुलन के दौरान में जब पानी के स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं तो बांस के पेड़ों को लगाकर हम 2 तरह की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, जो पानी से संबंधित समस्या है और उसके साथ साथ जंगलों में लगने वाली आग से। जो इसकी पत्तियां होती है बरसात के पानी को तेजी से बहने से रोकती है तथा धीरे धीरे पानी जाने की वजह से वो जमीन के अंदर जाने का अधिक समय मिलता है, जिससे कि जो भूमिगत जल स्तर है वो बढ़ता है। इसी क्योंकि इस वर्ष बीते वर्ष की तुलना में आग लगने की घटनाएं कहीं अधिक है। जब हम 2023 की बात करते हैं तो वहां अप्रैल के आसपास जंगलों में लगी आग की घटनाएं 784 घटनाएं हुई थी, जबकि इस वर्ष वह कुल घटनाएं 6,295 घटनाएं हमें देखने के लिए मिली है। तो हम देखते हैं कितना अधिक इजाफा हुआ है, किस तरह से इनको रोका जा सकता है।
Why IITs are focusing on sustainability? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसा कि हम देख रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसको रोकने के लिए, फिर उसको कई कई हद तक ठीक करने के लिए आईआईटीज में भी फोकस किया जा रहा है ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो अगर हम फर्स्टली बात करें तो ग्रीन को स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट आईआईटी हैदराबाद invited applications for fully funded PhD fellowship in sustainable engineering for 2024। और यही फर्स्ट आईआईटी रहा है जिसने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करके काफी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए। तो फिर इन प्रोग्राम्स का पर्पस क्या है तो अगर हम इसका बात करें तो एकेडमिक्स डेवलप करने के लिए टू टैकल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, वाटर जैसी प्रॉब्लम, वेस्ट हो गया, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ प्रमोट करना, मोबिलिटी को बढ़ाना, ये सारे इसका फोकस है। और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इसलिए इस टाइप की आईआईटीज भी फोकस कर रहे हैं ऑन सस्टेनेबिलिटी। सो इट इज द फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड स्कूल, हम याद रख सकते हैं, ग्रीन को स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी that will run UG and PG programs on skill building in different areas of sustainability। तो आप देख सकते हो कि जब अकेडमिक्स लेवल पे इस टाइप की अवेयरनेस रेज हो जाएगी, जब आप वहां पे इस टाइप की परफॉर्म करोगे इन चीजों में, तो इन फ्यूचर आप और ये भी बोल सकते हो नेक्स्ट जनरेशन को भी सेम आइडियाज पास करोगे, उसके अलावा कुछ न्यू आइडियाज भी पास कर पाओगे। तो फिर अगर हम लॉन्ग पीरियड में देखा जाए तो हम सस्टेनेबिलिटी को और ज्यादा प्रमोट करेंगे। एसडीजी गोल, इससे हम ये भी बोल सकते हैं जैसे कि हम टारगेट बोलते हैं 2030, वो ना हो कि हो सकता है पहले भी हो जाए अगर सभी लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो। दिव्या यू कैन ऐड। हाँ, बिहेवियर चेंज की बात की जा सकती है। अगर स्कूल्स में स्टूडेंट्स को ये चीज सिखाई जाएगी तो उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स में भी बदलाव आएगा, जो कि सोसाइटल चेंज का एक रीजन हो सकता है। तो इस तरह की और स्टार्ट किए जा सकते हैं ताकि स्कूल्स में इन चीज को एनवायरमेंट प्लेसेस पे ले जाकर इस तरह की जगहों पर ले जाकर उसके प्रति जागरूक किया जाए। यस, नेक्स्ट इज related to education sector। तो how to make our students industry ready, initiate industry academic exchanges to recognize skill needs, issue work permits for student to validate knowledge gained। तो ये इसका मेनली पर्पस यही है कि जब हम बात करते हैं आईआईटीज की रिगार्डिंग, जैसे कि अभी रिजल्ट है उसके कंटेक्स्ट में ये बताया गया है कि when about 40% of the students from IITs could not secure placement this year, it created uncertainties in the minds of students, their parents and well-wishers। तो यहाँ पे मेन रोल आता है स्किल सेट का, कि कहीं ना कहीं आपने पूरी एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली, लेकिन वो जो माइंड सेट, जो स्किल सेट चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए, उस सेक्टर को मोर प्रमोट करने के लिए, वो आपके पास नहीं है। डेट्स वाई आप सिक्योर प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है। तो वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो या फिर उनके वेल विशर्स हो, तो उनके माइंड में अनसर्टेनिटीज क्रिएट कर देते हैं। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो क्या किया जाना चाहिए कि ऐसा ना हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री अकेडमी एक्सचेंजेस के लिए स्किल नीड्स होती है। पहले इस टाइप की फैकल्टी डेवलप की जाए कि जो हर महीने, एक महीने में हर साल इस टाइप के स्किल से रिगार्डिंग कोई ना कोई डिस्कशन हो, जॉब एनालिसिस हो, जब भी हम बात करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज इनके प्रोग्राम में, ताकि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दे कैन इजिली गेट एम्प्लॉयमेंट। तो एक इससे क्या होगा, अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी कि क्या रियलिटी में चाहिए, कैसे अपने आप को मैनेज किया जाए, कैसे इंस्टीट्यूट के का रोल और ज्यादा बढ़ेगा। तो एक पूरा पैडागोगी डेवलप हो जाएगी जिसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड अप्रोच होगी, जो कहीं ना कहीं फायदा करेगी स्टूडेंट को टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस इन द कॉर्पोरेट जॉब विद देयर स्किल्स, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट इज एक मॉडल की और बात की गई, मॉडल ऑफ वर्क परमिट। तो ये स्टूडेंट्स के लिए डेवलप किया जाना चाहिए सो डैट स्टूडेंट इज assured of 1 or 2 years of work in the industry after his degree, not only to validate the knowledge learned
but also to possibly become financially sound to repay the loans taken from banks, financial institutions. तो वो इजीली रिपे कर पाए, ऐसा एक मॉडल बढ़ाया, एनहांस किया जाना चाहिए अपने सिस्टम में हमें। तो कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करेगा मिटिगेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है उसको। और एक सेकेंडली इसका आउटपुट ये भी होगा कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उसकी तरफ भी अट्रैक्शन, उसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज के तरफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाए, ताकि इंडिया का भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट की भी बात करें एजुकेशन सेक्टर में, वो और ज्यादा बढ़ेगा। दिस डेट्स फ्रॉम ऑल दिस टॉपिक। सो हमने दो टॉपिक की बात की कि एक ऐसी फैकल्टी को इंटरेक्शन किया जाना चाहिए और वर्क परमिट का मॉडल लाना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, डेट आर यूनिक। Next is Institute of Coast Accountants of India. So what was it? It is a statutory body set up under Act of Parliament in the year 1959. So इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर क्या है इसका वर्क कल्चर? तो इट रेगुलेट्स द प्रोफेशन ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। और कहीं ना कहीं ये सेकेंडली, अगर जैसे कि हमने अबव में एजुकेशन सेक्टर में, तो इट ऑल्सो एनरोल स्टूडेंट्स फॉर इट कोर्सेज, also provide coaching facilities to the students, organizes professional development programs for the members, and undertake research programs in the field of cost and management accounting. तो ये हम बोल सकते हैं। तो विजन क्या है? कॉम्पिटेटिवनेस को बढ़ाना, कोस्ट मैनेजमेंट करना, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये इसके कुछ पर्पस है। अगर हम बात करें कुछ डाटा की, तो इसके अलावा और भी बॉडीज है, जैसे कि CMA जिसमें 5,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स एंड साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो हम यहाँ पे की पॉइंट ये है कि दिस इंस्टीट्यूट इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो ये की हाईलाइट और ये हमें पता होना चाहिए, और ये स्टैट्यूटरी है, डेट कम्स अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1959। ये हम यहाँ पे ऑल दिस फ्रॉम दिस टॉपिक। युवाओं में बेरोजगारी सबसे अधिक है, लेकिन यह अस्थायी है। तो RBI की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य आशमी गोयल का कहना है कि किस तरह से जब हम युवा वर्ग में बेरोजगारी की बात करते हैं, वो बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है, लेकिन वह अस्थायी है। अस्थायी है क्यों? क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जो युवा है वो कौशल के लिए या फिर स्किल के लिए काफी समय तक जॉब्स में या फिर इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता, ताकि वह अपने खुद के स्टार्टअप कर सके या फिर इस तरह की स्किल सीख के उसके बाद रोजगार की ढूंढने या फिर एम्प्लॉयमेंट में के अंदर ज्वाइन करे, ताकि उसके आय में सुधार हो सके। इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है कि अधिक योग्य वाले लोग जो कि अधिक बेरोजगार हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एक समय के बाद वह कौशल हासिल करके जब रोजगार करते हैं तो वह अधिक सफल हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि 2022 में भारत की कुल बेरोजगारी आबादी में बेरोजगार युवाओं का हिस्सा 83% था। उन्होंने कहा कि युवा आय वर्ग के लोग बेरोजगार सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि वह स्थायी है, क्योंकि इंतजार के दौर में वह अनौपचारिक काम करते हैं या फिर उद्यमी के जोखिम या फिर स्टार्टअप्स के जोखिम उठाते हैं, जो कि उन्हें फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। किस तरह से यह दिखाता है कि हाल ही में जो युवाओं की बेरोजगार की अवधि है उसमें कमी नजर आई है, जिसकी वजह से बेहतर स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में बदलाव, बीमा, शिक्षा और जो कौशल प्रशिक्षण या फिर जो स्किल्स सिखाई जाती है, इन सभी सुविधाओं के माध्यम से युवाओं को अवसर मिले ताकि वह आगे बढ़ सके। वह सरकारी नौकरियों तक स्थायी ना रहकर, उन तक ना रहकर उनसे आगे सोच सके, तथा जो भी स्टार्टअप्स है उनको स्टार्ट कर सके, तथा स्किल होकर इस तरह की नौकरियों में इन्वॉल्व हो सके जहां वह अपनी आय और जो जीवन यापन करने की क्षमता है उसको और अधिक तरह से प्रस्तुत कर सके।
Next is the Bombay High Court strikes a blow for liberty. तो ऐसा कि हम केस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बात हो रही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, तो लुक आउट सर्कुलर की बात हो रही है। तो फर्स्टली क्लियर होना चाहिए कि ये लुक आउट सर्कुलर गाइडलाइन इंडिया में दी जाती है और किस पर्पज से दी जाती है। तो इसमें ये होता है, ऐसा कोई स्टेच्यू नहीं है जिसमें लुकआउट सर्कुलर को पूरा फुल्ली आइडेंटिफाई किया हो या फिर बताया गया हो या फिर डिफाइन किया गया हो। तो बस हम इससे ये देख सकते हैं कि स्टेट एक रेस्ट्रिक्शन लगा देती है किसी भी पर्सन के ऊपर कि वो फिजिकल मूवमेंट ना कर पाए, यानी कि वो दूसरी कंट्रीज में नहीं, तो उसको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पे वो अंडर द कस्टडी होता है, हम ये बोल सकते हैं। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है by the Office of Memorandum of Union Government under the Ministry of Home Affairs, ये हम बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस तो काफी सारे केसेस इस टाइप के। तो फिर वहां पे बात हो रही है कि जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन एयरपोर्ट अथॉरिटी कैसे लगा सकता है एक इंडिविजुअल पे, ऐसा बोला जा रहा है। सो ये आर्टिकल 21 के को कहीं ना कहीं डिसएग्री कर रहा है, तो फिर वो उसके प्रोसीजर को मेंटेन नहीं कर रहा, ऐसा बोला जाता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही देख सकते हैं कि व्हाट इज लुकआउट सर्कुलर। सो ये इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के ऊपर लगाया जा सकता है, ऐसा पता होना चाहिए। तो सिर्फ यही इसकी की हाइलाइट्स थी। लुकआउट सर्कुलर हमने हाल ही में देखा था कि बैंकों को भी कहा गया था कि अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके ऊपर लुकआउट सर्कुलर नहीं लगाया जा सकता इस क्राइटेरिया के ऊपर कि वह अपना लोन अभी चुकाने की स्थिति में नहीं है। अधिक प्रतिस्पर्धा की दर दरकरार। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्तीय बैंकों और HFBs के जो नए नियम है उनमें बदलाव किए ताकि उन्हें यूनिवर्सल बैंक में बदला जा सके। उनके माध्यम से नई रिपोर्ट्स पेश की गई है ताकि जो प्राथमिक क्षेत्र वाले ऋण क्षेत्र है उनमें भी अपने स्तर को कम कर सके। पूंजी की आवश्यकताओं को कम होगी और ज्यादा मुनाफा बनाने के मौका मिलेगा। किस तरह से लघु वित्तीय बैंक जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की सूचीबद्ध तरीके से 5 वर्षों के लिए संचालन हो रहा है। जब इनकी बात करते तो इनका इस्टेब्लिशमेंट इसलिए की गई थी ताकि जो भी एरिया इस तरह से है, फिर जहां तक हम बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते, अधिक से अधिक लोगों तक SFBs के माध्यम से सुविधा पहुंचाई जा सके और उनको भी बैंकिंग क्षेत्र के साथ जोड़ा जा सके। जब हम SFBs की बात करते हैं तो 2 वर्ष में शुद्ध लाभ दर्ज कराना चाहिए और इनके कम से कम 1,000 करोड़ रुपए तक की हैसियत होनी चाहिए। ऐसी एकमात्र SFBs का नाम ले तो AU है जो कि हाल ही के समय में है। AU SFB के फिनकेयर के साथ मिलने की घोषणा की थी 2023 में। अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट करने की बात करें तो सभी बैंकों के क्षेत्र में किस तरह से प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाए और किस तरह से जोड़ा जाए यह होना अनिवार्य है, क्योंकि बैंकिंग के माध्यम से भी कुछ स्थान या कुछ जगह ऐसी है जहां तक वह अपनी मूल सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते। इसलिए 2014 में SFBs की घोषणा की गई थी जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरह होगी, पर उनके पास यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए एक रास्ता बना दिया गया है ताकि निश्चित तौर पर वह सुरक्षा और विश्वसनीयता के साथ साथ अपने कार्य को स्पष्ट रूप से कर सके, वित्तीय योजनाओं के साथ क्षेत्रों को जोड़ सके तथा बैंक बन सके और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सके। जब हमें पता चला है कि किस तरह से भारत में 1998 में शुरू हुए बैंक शुद्धिकरण के दौर में मौद्रिक नीति का प्रसार क्षमता अच्छी खासी गिरावट आई थी, तो उन्हीं को सुधारने के लिए, बैंक की ताकतों को बढ़ाने के लिए और वित्तीय फंडिंग के स्रोत को बढ़ाने के लिए इन तरह की फाइनेंशियल एजेंसियों के रूप में सेवाओं को प्रदान कराया गया था ताकि इस तरह की सेवा वित्तीय सेवाओं के दायरे को बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक लोगों तक इनका पहुंचाया जा सके। इनके माध्यम से बैंकों से ऋण वृद्धि होगी, जमा में भी वृद्धि होगी तथा 2 से 3% अंक अधिक मिलेंगे। म्यूचुअल फंड जैसे वैकल्पिक निवेश स्रोतों का प्रदर्शन आकर्षक रहेगा। इसी बीच हाल ही में बैंकों में जमा पर रिटर्न वास्तविक रूप से बहुत कम हुआ है, लेकिन ऋण की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से एस ए
यूएनडीपी के अनुसार बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि से ऋण वृद्धि है वो 1.5 गुना अधिक है, जबकि जमा वृद्धि मूल्य वृद्धि के अनुरूप है। तो किस तरह से उनमें तेजी लाई जाए, कॉम्पिटिशननेस को बढ़ाया जाए, ताकि एक समानता बनी रहे, तथा जो अर्थव्यवस्था में समग्र विकास और जो लोन का आदान प्रदान होना चाहिए, उनके लिए एक प्रत्यक्ष और प्रभावी सरल तरीका ढूंढा जा सके। बैंकिंग के आधार पर विस्तार देने के लिए और उन्हें पर ध्यान देने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस तरह के कुछ बदलाव किए गए हैं। Next is growing concern. In 2022, around 37 million children under the age of 5 years were overweight, with half of them from Asia alone. Once considered a high-income country problem, overweight is now on the rise in low and middle-income countries as well. तो यहाँ पे दो टर्म्स होती है, ओबेसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आ रही है ओवरवेट। तो दोनों में क्या फर्क होता है, क्योंकि समटाइम्स वी एक ही जैसा हम इनको कंसिडर कर लेते हैं, तो दोनों में फर्क होता है, एक माइनर फर्क है कि जो आप ओवरवेट की बात करते हो तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट जो हो जाता है उसको बोला जाता है ओवरवेट। और जब हम बात करते हैं ओबेसिटी की, तो वो एक क्रोनिक डिजीज है एक टाइप से। और जब फैट ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो कैलोरीज भी बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाती है, तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, चाहे फिर वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए हो, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम के लिए हो। तो ये हम दोनों टर्म्स का मीनिंग यहाँ पे क्लैरिटी से देख सकते हैं, और हम ये देख रहे हैं कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में कहीं ना कहीं राइज होता जा रहा है ओवरवेट की कंडीशन। नेक्स्ट इज IVF. IVF is considered a bane या फिर boon. So firstly, it is a boon. So it is considered a boon for women trying to conceive. But how old is too old for someone to undergo the procedure? कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कि कौन इसमें ऑपरेट करा सकता है, मतलब ये यहाँ की कंसर्न है। तो what are the ethical boundaries and health risks involved in that? तो here the reality check. तो first is मेजर हेल्थ चैलेंजेस हम फेस देखने को मिल रहे हैं। तो एडल्ट पॉपुलेशन रफली 1 in 6 वर्ल्ड एक्सपीरियंस इनफर्टिलिटी बाय WHO। तो ये WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टेड साइज ऑफ द इंडियन फर्टिलिटी मार्केट बाय बढ़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पीपल विद फर्टिलिटी इश्यूज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। तो ग्लोबल मार्केट अगर 2021 में देखा जाए तो 1.5 बिलियन, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर 2032 तक देखा जाए तो 3.5, यानी कि इस टाइप की इनफर्टिलिटी वाली कंडीशंस बढ़ने के टाइप में दिखाई दे रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज IVF, क्योंकि एक बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है और इस पर क्लैरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये प्रोसीजर है डेट कैन लीड टू प्रेगनेंसी। तो इट इज एन टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी that used for infertility treatment and gestational surrogacy. So it is considered a boon for women trying to conceive, especially in a country where not able to bear a child also comes with, यहाँ पे स्टिग्मा भी अटैच होते हैं। तो यहाँ पे एथिकल बाउंड्रीज की बात हो गई, हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व हो गई इस टाइप के केसेस में भी। सो इन इंडिया, तो हमने जैसा कि अभी देखा भी था कि कौन करा सकता है और कितनी, क्या एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी एज है जो इसमें अप्लाई कर सकता है इस वाले प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करने के लिए। सो इन इंडिया देयर इज एन एज रेस्ट्रिक्शन फॉर वुमेन 50 ईयर्स एंड फॉर मैन 55 ईयर्स अंडर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज रेगुलेशन एक्ट 2021, जिसको रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है ART के अंडर। सो अपर एज लिमिट जब हम बात की जाए तो ये स्टार्ट हो सकता है 18 ईयर्स से, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गाइडलाइंस by Union Ministry of Health has no recommendation
on the upper age limit for the recipients of donated oocytes or embryos for IVF। तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं दी हुई है अकॉर्डिंग टू ICMR, बट ART एक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन है कि 18 ईयर्स से स्टार्ट होके कोई भी दे सकता है, इस प्रोसीजर में काम कर सकता है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग, तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो सेमीकंडक्टर का यूज है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलती है कि किस तरह से जो विदेशी निवेशकों के द्वारा उठाई गई है, कि किस तरह से अधिक जटिल नियम प्रक्रियाओं के कारण या ओवरलैपिंग अनुपालन की बहुलता के कारण यहाँ पर जो प्रक्रिया शामिल होती है उसकी वजह से अत्यधिक समय लगता है, जो कि ताइवान के विदेश मंत्री द्वारा कहा गया है। किस तरह से उन्होंने कहा कि बिल्डिंग ब्लॉक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के निवेश में आकर्षित करने के लिए ताइवान कंपनी भारत के निरंतर स्वागत के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर अत्यधिक जटिल नियम है जिनको पूर्ण रूप से कार्य करने पर भी अत्यधिक समय लगता है। जो प्रशासनिक ढांचा है वो बोझिल है। किस तरह से भारत सरकार को देश में आने वाले सेमीकंडक्टर निवेशकों की मदद के लिए सभी प्रकार के कानून और नियमों में सुव्यवस्था करने के लिए आवश्यक है कि उनमें कुछ तरह के बदलाव किए जाए। उसी प्रकार उन्हें जो चिप या फिर जो फैक्ट्रियां वहां पर स्थापित होगी उनके लिए कुशल इंजीनियरिंग की आवश्यकता होगी। जब हम देखते हैं कि किस तरह से भारत में चिप डिजाइनिंग प्रतिभा कम नहीं है, लेकिन अत्यधिक हमें देखने के लिए मिलता है किस तरह से एक पश्चिम की तरफ पलायन हमें देखने के लिए मिलता है कि वहां पर जाते हुए दिखते हैं। तो उनको किस तरह से रोका जाए, जिसे ब्रेन ड्रेन जैसी समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। भारत में जटिल समय लेने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में शिकायत की और सिंगापुर, वियतनाम आदि जैसी प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसे दोहराया कि कठिन नियमांक और व्यवस्थाओं के कारण इस प्रकार के निवेश में समस्या उत्पन्न होती है। इन्वेस्ट इंडिया एक सार्वजनिक निजी संयुक्त उद्यम है जिसे एक नया विभाग बनाया गया, लेकिन विभाग बनाने के बावजूद भी यहाँ पर हमें समस्या देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो भी समस्याएं थी वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत निर्मित किया गया था, ताकि एक व्यापक प्रभाव बनाया जा सके और जो भी इन्वेस्टमेंट होनी है उनको इसमें इन्वेस्ट किया जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि 2023 में जो IT और टोको के पहल के तहत जो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इन समझौतों में कई व्यापार क्षेत्र में मानक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक रूप से सार्थक परिणाम शामिल है, जिसमें से कि सीमा शुल्क प्रशासन या और व्यापार सुविधाएं, अच्छे नियम प्रथाएं और घरेलू विनियम सेवा, भ्रष्टाचार विरोधी और छोटे और मध्य आकार के उद्यम शामिल होने चाहिए। लेकिन दोनों के बीच में साझेदारी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के विषय में देखने के लिए मिलता है किस तरह से अमेरिका चीन के विकल्प के रूप में चुनता है, क्योंकि वहां पर सेमीकंडक्टर डिजाइन करने के लिए जो भी नियम है वह हमें भारत की तुलना में आसान देखने के लिए मिलते हैं, और जो औपचारिक व्यापार नीति है उसमें भी सक्रिय रूप से भागीदारी देखने के लिए मिलती है। 2024 में व्यापार नीति एजेंडा दस्तावेज पर भारत का अमेरिका का उल्लेख है कि हम कागजी लोगों के लाभ के लिए व्यापार संबंध में गहरी दृष्टि से पारंपरिक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए बड़ी भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन जो महत्वपूर्ण खनिज, सीमा शुल्क, व्यापार सुविधा, अपूर्ण श्रृंखला और उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादनों में व्यापार सहित कुछ अन्य क्षेत्र भी ऐसे हैं जिनकी पहचान करनी अनिवार्य है, ताकि आर्थिक रूप से सार्थक बन सके और परिणाम हमें सकारात्मक रूप से दिए जा सके। महत्वाकांक्षी दूरदर्शी रोड मैप विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि जो अर्धचालक यानी जो सेमीकंडक्टर की दौड़ में भारत में जो निवेश और समर्थन करने की क्षमता है उसके ऊपर विचार किया जा सके, भागीदारी को बढ़ाया जा सके और सरकार के माध्यम से इस प्रकार के एजेंडे को 100 दिवसीय एजेंडे के नियमांक बाधित समय के साथ साथ इनको पूर्ण किया जा सके, ताकि जो भी निवेश और जो अन्य समस्याएं है उनको सुलझाया जा सके और लक्ष्य की दिशा में इन सभी चीजों को हासिल किया जा सके। is farmers take the tech route to prosperity। तो अब यहाँ पे हम फर्स्टली डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इंडिया इज एट द 7th पोजीशन मोस्ट वनरेबल कंट्री एट रिस्क। सो जब हम बात करते हैं तो इम्पैक्ट कैसे देखा जाता है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इन्हीं फैक्टर्स के बारे में जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारी
एग्रीकल्चर पे भी और क्लाइमेट पे भी, तो वो रिगार्डिंग फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, अनसीजनल टेम्परेचर स्विंग्स, इसके अकॉर्डिंग वो बताती है कि कैसे ये क्रॉप को, यील्ड को इम्पैक्ट कर रही है। तो टोटली इस इंडेक्स में यही मेंशन्ड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो हमारे जब हम एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी, एग्रीकल्चरल चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो क्या क्या हम देख सकते हैं? तो फर्स्टली हम देख सकते हैं कि जो रेन फेड एरिया है एग्रीकल्चर का, तो वो डाटा हम देख सकते हैं कि 52% ऑफ द नेट सोन एरिया इन इंडिया, और जो कि कंट्रीब्यूट करता है 46% ऑफ फूड ग्रेन आउटपुट दैट सपोर्ट्स द लाइवलीहुड फॉर नियरली 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन। अपार्ट फ्रॉम, लेकिन चैलेंजेस ये है कि जब मॉनसून पीरियड कई बार डिक्लाइन हो जाता है, तब कैसे क्रॉप्स इजिली और बिना उसके ग्रो की जाए। जब हीट वेव लाइक कंडीशंस होती है, तो वो हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फिशरी, पोल्ट्री कहीं ना कहीं इन पे इम्पैक्ट डालती है, बिकॉज वहां पे डिमांड है वाटर की। तो जैसे जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता जा रहा है, तो हम कैसे डील करें इससे? नेक्स्ट इज, जब हम फ्रेश वाटर की बात की जाती है, तो हम 80% यूज कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस, तो इससे ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है और रेप्लेनिशमेंट नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे बात हो रही है कि टेक रूट ही प्रोस्पेरिटी पे लेके जा सकता है फार्मर्स को। तो जैसे कि हम देखा जा रहा है कि हम आईटी टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग, यानी कि जिसमें हम आईटी को यूज करके और सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी यील्ड को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। एडवांस डिजिटल सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं कि कैसे स्मार्ट हार्वेस्टिंग की जाए, कैसे ड्रोन के द्वारा स्प्रेइंग की जाए, सोइल मैपिंग कैसे की जाए कि ना ही ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो, ना ही एग्रीकल्चर की जो प्रोस्पेरिटी है उस पे कोई इम्पैक्ट आए, ना ही सोइल डिप्लीट हो। तो कहीं ना कहीं जब हम टेक की बात करते हैं, तो एडवांस ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, फ्रॉम मशीनरी, बेटर क्वालिटी सीड्स यूज की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे आइडिया प्रमोट हो रहा है रिगार्डिंग महात्मा गांधी के कुछ वर्ड्स थे, द फार्मर्स आर द रियल हीरोज एंड सेवियर्स ऑफ आवर सोसाइटी, दे डिजर्व आवर एटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे इतने सारे लोग डिपेंड होते हैं, और अगर वो सेक्टर ही प्रमोट नहीं होगा, तो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। तो एग्रीकल्चर का इज नोन एज अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, हम ये बोल सकते हैं। दिव्या, यू कैन ऐड अप सम पॉइंट्स। नहीं, we can- युवाओं में एक भी समस्या बड़ी और हृदय रोग से संबंधित संकेत करते हैं। जब हम ए की बात करते हैं, तो इसे एस्ट्रियल फाइब्रिलिसिस के नाम से जाना जाता है। हार्ट संबंधित स्थिति है जो स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाती है। ये हमें 65 साल से कम उम्र के लोगों में देखने के लिए मिलती है, उसे उन्हें अधिक प्रभावित करती है। जब एपीएफ की बात करते हैं, तो एक प्रकार की अनियमित हार्ट बीट संबंधित समस्या है, क्योंकि युवाओं में होने की अधिक आशंका नहीं होती है। देखते हैं कि किस तरह से लगभग एक चौथाई 65 वर्ष की कम आयु वाले व्यक्तियों में हमें देखने के लिए मिलती है। एपीएफ के कारण युवाओं में बढ़ रही है ब्लड क्लॉटिंग। हम देखते हैं कि किस तरह से हार्ट के ऊपर और नीचे के कक्ष में समन्वय वैसा नहीं रह पाता जैसा होना चाहिए, और इसी के कारण अनियमित धड़कन बढ़ती है, जिसके कारण जो गति है वह बहुत अधिक धीमी है, बहुत अधिक तेज हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को दिल की धड़कन तेजी से बढ़ती है और घबराहट जैसे अनुभव होने लगती है, और यही कारण होता है युवाओं में ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, जो कि ब्रेन तक जा सकती है और ब्रेन स्ट्रोक जैसे कारण बन सकते हैं। तो इसलिए अनिवार्य है कि एफib वाले लोगों को हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए और उन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना कर सके। तो एफib का ध्यान रख सकते हैं हम, यह हार्ट से संबंधित है, जिसे एस्ट्रियल फाइब्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है। देश व दुनिया की परंपराएं, हम देखते हैं कि यूरोप में आज भी हाथ से कांच बनाए जाते हैं। यूरोप में चेक रिपब्लिकन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, हंगरी हंगरी और फिनलैंड में सैकड़ों सालों से हाथ से कांच बनाने की परंपराएं है, जो कि अच्छे हस्त निर्माण कांच इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके लिए यहाँ एक स्टूडियोज बने हुए जिनके माध्यम से इन्हें बनाया जाता है। चेक गणराज्य की बात करते हैं, तो बहेमिया में 1376
में हाथ से कांच बनाए गए थे, जिन्हें 17वीं शताब्दी तक चेक रिपब्लिक के उत्तरी हिस्से में बनाया जाता था। इतने उद्योग या फिर इतनी परंपराएं लगने के बावजूद भी जो इनकी पुरानी परंपरा है, उन्होंने उसे अभी तक निरंतर बनाए रखा है। किस तरह से? इससे ग्लास मेकर, ग्लास पेंटर या फिर जाल से जो उनको बनाया जाता है। 2020 में यूनेस्को में विलुप्त कल्चर हेरिटेज की लिस्ट में चेक गणराज्य की इस परंपरा को बनाया गया था। इसी तरह के प्रमाण हमें मेसोपोटामिया में 3600 साल पहले हाथ से कांच बनाने के प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज मणिपुर रास लीला डांस। तो यहाँ पे बात हो रही है एंशियंट टेक्स्ट की, नाट्य शास्त्र। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं नाट्य शास्त्र। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र में कौन से 3 से 4 को हम कंसीडर करते हैं। तो हम नाट्य, नाट्य यानी कि डांस और ड्रामा, और शास्त्र यानी कि म्यूजिक। तो ये 3 चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्वेश्चन में यही दिया होता है कि क्या कॉस्ट्यूम में इन्वॉल्व है, तो वो इन्वॉल्व नहीं है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 3 ही चीजें होती है, और ये भारत मुनि ने लिखी थी विद द। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मणिपुर रास लीला डांस की, तो विष्णु टेम्पल्स इन द मेडिवल इरा, दिस फॉर्म डांस फॉर्म हैज बीन पास डाउन वर्बली। तो वर्बली होती है ये, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एज एन ओरल ट्रेडिशन। ये हम देख सकते हैं। वी कैन स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भरतनाट्यम की, इन द स्टेप विद द टाइम्स। सो यहाँ पे भरतनाट्यम इज इवॉल्विंग इन स्टाइल, themes, appearance and exploring themes all the while staying true in its core। तो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि एक रिलीजियस आर्ट फॉर्म है, जो कि इंडियन क्लासिकल फॉर्म में भी इसको इन्वॉल्व किया जाता है। सो टेम्पल्स में देखा गया, सेक्युलर स्पेस में इसको देखा गया। तो इंडियाज सून आफ्टर द इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 मद्रास प्रेसिडेंसी एबोलिश्ड देवदासी सिस्टम। तो हम देखते थे टेम्पल डांस की फॉर्म में पहले देता था, लेकिन इस टाइप की एक क्लासिकल डांस की फॉर्म में ये सारे डांस फॉर्म्स नहीं थे। तो देवदासी सिस्टम को हमने अबोलिश कर दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं, और कुछ आर्टिस्ट के नाम देख सकते हैं, रुक्मणी देवी, अरुणदाले, यामिनी कृष्णामूर्ति, बाल सरस्वती और मृणालिनी एंड मल्लिका साराबाई, सम ऑफ द स्टॉलर्स इन द फील्ड ऑफ भरतनाट्यम। ये हम देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अनसरकारी।